हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एनडी एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित है। तो हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और शुरू के 2-3 लेक्चर्स में मैंने आपको शुरू के बेसिक टॉपिक करवाए, जिसमें आपको आगे सिलेबस आगे पढ़ने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, वो शुरू के कुछ एक बेसिक टॉपिक्स थे। अब आज से हम अपना विधिवत रूप से सिलेबस शुरू कर सकते हैं। जो सिलेबस में टॉपिक लिखे होते हैं उसमें भारतीय संविधान की बात करें तो आज का अपना पहला टॉपिक होगा संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बात यही है कि प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना को आप ऐसे समझिए, किसी भी चीज़ की प्रस्तावना हो सकती है, संविधान की तो है ही। खैर, तो कोई भी पुस्तक की यदि हम बात करें, आपने कोई भी बुक कभी पढ़ी हो तो उसका जो पहला पेज होता है वो क्या होता है, उस पर क्या लिखा होता है। किसी भी बुक का पहला पेज भूमिका होता है, उस किताब की, उस पुस्तक की भूमिका होता है, या जिसे आमुख बोलते हैं, अलग अलग नामों से लिखा होता है। शुरू के 1-2 पेज, उस पेज में क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि ये पुस्तक जो है वो किस बारे में है, इस पुस्तक में क्या आपको बताया गया है, इस पुस्तक में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, इस पुस्तक को लिखने के पीछे लेखकों के क्या उद्देश्य रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें उस भूमिका में लिखी होती है। मतलब कुल मिलाकर कहें तो पूरी पुस्तक का एक प्रकार से वो बस 1-2 पेज में सार होता है, संक्षेप में उसका सार लिखा हुआ होता है उस भूमिका में, उस आमुख में, उस प्रस्तावना में। उसे ही प्रस्तावना बोलते हैं। अब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी बिल्कुल वैसे ही है। उसमें क्या लिखा गया है कि भारतीय संविधान आखिर किस बारे में है, इसमें क्या बताया गया है, ये किन लोगों के लिए है, इसके लेखक कौन हैं, अर्थात इस संविधान का स्रोत क्या है। ठीक है, संविधान का लेखक कहना थोड़ा उचित शब्द नहीं है, इसे बोला जाएगा कि इसका स्रोत क्या है। दूसरा, इस संविधान को बनाने के पीछे संविधान निर्माताओं के क्या उद्देश्य रहे, वो बात प्रस्तावना में देखने को मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी किताब के लिए उसकी भूमिका में उस किताब का सार लिखा हुआ होता है, वैसे ही यदि हम संविधान के सार की बात करें तो क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में पूरे संविधान की मुख्य मुख्य बातें लिखी गई है। जैसे संविधान में हम संविधान के मैंने उद्देश्यों की बात करी कि संविधान बनाने के पीछे संविधान निर्माताओं के क्या उद्देश्य थे, वे क्या चाहते थे कि भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा इस प्रकार से अधिकार मिले, उनको न्याय मिले। तो प्रस्तावना में न्याय देखने को हमें मिलता है। दूसरा, वो चाहते थे कि भारत के नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, बोलने की आज़ादी हो, वो प्रस्तावना में है। उसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता चाहते थे, तो समानता का जिक्र संविधान में, प्रस्तावना में है। तो इस प्रकार से जो संविधान निर्माताओं के उद्देश्य थे या जो कुछ उनके लक्ष्य थे कि हम संविधान के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं आज़ादी के बाद एक नए भारत में, वो किस प्रकार के भारत की परिकल्पना कर रहे थे, वो सारे के सारे उनके जो दिमाग के उद्देश्य थे या जो लक्ष्य वो अपने सामने रख करके चल रहे थे, वो सारे के सारे संविधान की प्रस्तावना में हमें परिलक्षित होते हैं। ठीक है, तो ये प्रस्तावना की बेसिक बातें मैंने आपको बताई कि प्रस्तावना में आखिर क्या होता है और भारत की संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार से है। अब ये मैंने प्रस्तावना लिख रखी है सारी, आपने भी पढ़ी होगी, स्कूलों में किताबों के पीछे लिखी हुई आती थी, अभी भी आती होगी। तो अच्छा, प्रस्तावना को मैंने उद्देशिका लिख रखा है। प्रस्तावना का जो असली नाम है संविधान में जो लिखा हुआ है वो तो उद्देशिका ही है। ऐसा क्यों है, देखिए, जब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई, हमारे संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से हुआ, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा बनाई गई। तो संविधान सभा की जब पहली और दूसरी बैठक हुई, उनमें तो सामान्य आम चर्चा हुई थी। मतलब अध्यक्ष वगैरह का चुनाव हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए कि किस किस प्रकार से संविधान सभा काम करेगी, वो सारी बातें हुई। जो उसकी तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की मुख्य तीसरी बैठक हुई। उसके बाद से संविधान सभा ने मुख्य रूप से संविधान बनाने का काम करना शुरू किया। ड्राफ्ट कमेटी वगैरह बनाई गई, वो सारे काम किए गए। तो उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण देने के लिए आए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम सभी लोग संविधान बनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने बड़े कड़े संघर्ष के बाद अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त की है। अब हम आगे आने वाले भारत की किस प्रकार से परिकल्पना करते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हम भविष्य में भारत किस प्रकार का हो, आने वाली पीढ़ियों का भारत किस प्रकार से हो। क्या हम भारत के नागरिकों को न्याय प्रदान करना चाहते हैं, हम भारत के नागरिकों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। हम ये चाहते हैं कि भारत में नागरिकों को बोलने की, अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी हो। इसके अलावा भारत के नागरिकों में सभी में समानता का भाव हो, देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे। उसके अलावा भारत कैसा होगा, ये तो भारत के नागरिकों के बारे में बातें की कि भारत के नागरिकों के लिए हम इस प्रकार के
उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं कि भारत के नागरिकों को इस प्रकार से अधिकार या सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उसके अलावा भारत कैसा होगा, आने वाले भारत का स्वरूप कैसा होगा। अभी तक तो ब्रिटिश कॉलोनी था, लेकिन अब जो स्वतंत्र भारत आगे आने के बाद अस्तित्व में आएगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। वो समाजवादी होगा, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, क्या गणराज्य होगा। ये सारी बातें जो पंडित नेहरू ने अपने उस भाषण के दौरान बताई कि हम अब इस संविधान के माध्यम से किस प्रकार के भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, इस संविधान के माध्यम से। दूसरा, भारत के नागरिकों के लिए किस किस प्रकार से हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। तो उस भाषण में उन्होंने ये बातें बताई। चूंकि ये संविधान के उद्देश्यों से संबंधित एक प्रस्ताव था, इस कारण से इसे उद्देश्य प्रस्ताव बोला गया। और जो अपनी वर्तमान की प्रस्तावना है संविधान की, वो उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 13 दिसंबर को उन्होंने वो उद्देश्य प्रस्ताव रखा अपने भाषण के दौरान। 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। और वर्तमान संविधान की अपनी जो प्रस्तावना है वो उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण इसे उद्देशिका बोला गया। तो संविधान में हिंदी वर्जन में जो इसका असल नाम लिखा गया है वो क्या है, उद्देशिका, लेकिन प्रस्तावना हम इसे आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। तो ये एज इट इज़ भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है। ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एक बार, फिर हम इससे पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या क्या बातें हैं और क्या क्या उनका मतलब है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये तो मैंने आपको पूरी की पूरी पढ़ के सुना दी, इस प्रकार से लिखी हुई है। अब हम इसे टुकड़ों में बांट करके पढ़ें, इसका मतलब डिटेल में यदि इसकी समझ विकसित करने की कोशिश करें कि ये किन किन बातों की तरफ इशारा करती है या इसमें जो बातें लिखी गई है उनका क्या मतलब है, तो इसको हम मोटे तौर पर 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इससे हमें 4 बातें समझ में आती है। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले जो मैंने ये लिखा है, हम भारत के लोग, ये पहली बात है। अर्थात इस संविधान में, संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से हुआ, संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने संविधान बनाया। लेकिन यदि हम प्रस्तावना को देखें तो इसमें उन्होंने ऐसे नहीं लिखा कि हम संविधान सभा के कुछ सदस्य इस संविधान को इस प्रकार से बताते हैं। नहीं, उन्होंने क्या लिखा है, हम भारत के लोग। तो यहां से हमें पहली बात समझ में आती है। किस किस प्रकार से आती है पूरा डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि 4 बातें कौन सी है। पहली बात यह है, हम भारत के लोग। उसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा था कि भारत किस प्रकार का होना चाहिए आने वाले समय में, तो भारत का क्या स्वरूप होगा, हमारे देश का क्या स्वरूप होगा, उसकी बात कर रहे हैं। लिखा है भारत को एक इस प्रकार का बनाने के लिए। तो ये यहाँ से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से लगा के और ये सारी की सारी, ये 5 शब्द ये बताते हैं कि भारत का स्वरूप कैसा होगा, अर्थात भारत कैसा होगा बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब नागरिकों की बात है कि नागरिकों को किस किस प्रकार से सुविधाएं या अधिकार प्राप्त होंगे। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सबसे पहले ये न्याय, फिर स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता अर्थात समानता ही है, प्राप्त कराने के लिए। अर्थात नागरिकों के लिए इतनी बातें हैं कि नागरिकों को इस प्रकार से हम न्याय प्राप्त करवाएंगे, स्वतंत्रता प्राप्त करवाएंगे और समानता प्राप्त करवाएंगे। ये तीसरी बात है इसमें। इसके साथ ही तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा की भी बात है। इन सभी का क्या मतलब है आगे बताऊंगा अब आपको। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो ये सारी की सारी बातें मिलाकर के अपनी तीसरी बात निकल करके आती है कि संविधान के उद्देश्य क्या है।
किन उद्देश्यों को लेकर संविधान बनाया गया, क्या मोटिव रहा उनका संविधान बनाने के पीछे, उनके क्या उद्देश्य रहे कि भारत के समस्त नागरिकों को, ये देखना, नागरिकों को न्याय प्राप्त करवाएंगे, नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाएगी, नागरिकों को समानता दी जाएगी, नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा बढ़ाई जाएगी, नागरिकों के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जाएगी और बंधुता उनमें स्थापित की जाएगी। तो ये सारी की सारी बातें हैं संविधान का उद्देश्य। उसके बाद इस तारीख को, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो चौथी बात यह है कि संविधान लागू किस दिन हो रहा है, ये किस दिन इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित कर रहे हैं, वो इसकी चौथी बात है कि जिस दिन संविधान लागू हो रहा है उस तारीख का भी प्रस्तावना में जिक्र है। तो ये चार बातें हमें इस प्रस्तावना को देखने से समझ में आती है। अब इनका एक एक करके डिटेल एनालिसिस हम देखते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए, सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उससे हमें क्या समझ में आता है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। ठीक है, प्रस्तावना को हमने अभी देखा, उसमें लिखा था हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस प्रकार से सारी बातें, और अंत में लिखा है अंगीकृत अधिनियमित, ये बीच में सारा मैटर है इसके, और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम भारत के लोग इस संविधान को, जिसमें ये सारी बातें होंगी, अंगीकृत करते हैं। अर्थात अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना, और आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को सौंपना, आत्म अर्पित, अर्थात स्वयं को हम इस संविधान को सौंपते हैं। तो यहां से देखिए आप, जो मैंने लिखा कि हम भारत के लोग इस संविधान को स्वीकार करते हैं, अर्थात इस संविधान को कौन स्वीकार कर रहा है? भारत के लोग, मतलब भारत की जनता इस संविधान को लागू करते हैं। कौन लागू कर रहा है? भारत के लोग इस संविधान को स्वयं को सौंप रहे हैं। कौन सौंप रहा है? भारत के लोग। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान को स्वीकार कौन कर रहा है? भारत के लोग। संविधान को लागू कौन कर रहा है? भारत के लोग। संविधान को खुद को कौन सौंप रहा है? भारत के लोग। मतलब जो भारत का संविधान है वो, उसका स्रोत क्या है, अर्थात वो किसने बनाया है? कहने को वो संविधान सभा के सदस्यों ने बनाया है, लेकिन वास्तविक शक्ति उसकी किसके पास है? जिसे हम बोलते हैं संविधान का स्रोत। कि संविधान का स्रोत क्या होगा? तो हम बात करें, ये होगा भारत की जनता। क्योंकि देखिए, भारत के लोगों की बात कर रहे हैं, ये भारत के लोग ही इसे स्वीकार कर रहे हैं, भारत के लोग ही इसे लागू कर रहे हैं, भारत के लोग इसे स्वयं को सौंप रहे हैं। इससे यही बात समझ में आती है कि इस संविधान का स्रोत कौन है? भारत की जनता। संविधान का स्रोत भारत की जनता होने से एक बात और समझ में आती है कि भारत में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च शक्ति भारत में जनता में ही निहित है। दूसरी बात यह समझ में आती है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होने का मतलब क्या है? इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं लोक प्रभुता। लोक प्रभुता अर्थात, लोक अर्थात वही जनता, और प्रभु मतलब स्वामी। जनता स्वामी है, अर्थात जनता ही सर्वोच्च है। तो ये इस पहली बात से हमें समझ में आता है। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? जनता। जो भारत का संविधान है वो खुद भारत के लोगों ने बनाया है। ये किसी बाहरी देश का हमारे लिए गिफ्ट नहीं है, किसी बाहरी शक्ति का हमारे लिए गिफ्ट नहीं है। ये हमने खुद को ये गिफ्ट दिया है, खुद को ही हमने खुद ही बनाया है और खुद ही को ये गिफ्ट दिया है। इस प्रकार का ये भारत का संविधान है। ये हमें इस पहली बात से समझ में आती है। ठीक है, अब जो ये लोक प्रभुता शब्द मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान लोक प्रभुता की बात करता है, इस पर थोड़ा सा एक विवाद है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी हम लोग कि लोक प्रभुता के बारे में क्या बातें सामने आती है।
एक विदेशी संविधान विशेषज्ञ हुए के.सी. वियर, उनका नाम है के.सी. वियर। के.सी. वियर ये कहते हैं कि जो आप भारतीय संविधान में लोक प्रभुता की जो आप बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि वो वास्तव में संविधान में नहीं है, वो सिर्फ एक आप लोगों का भ्रम है। ये बोलते हैं, के.सी. वियर कहते हैं कि लोक प्रभुता एक भ्रम है भारतीय संविधान में। संविधान के बहुत सारे आलोचक होते हैं, उनमें से ही के.सी. वियर एक हैं। ये कहते हैं कि लोक प्रभुता भारतीय संविधान में एक भ्रम है। ये देखिए किस बेसिस पर ये कहते हैं, उसको जानते हैं थोड़ा सा। के.सी. वियर ये कहते हैं कि जो भारत का संविधान है, ये बनाया किसने है? ये संविधान सभा ने बनाया है। ठीक है, क्योंकि फैक्चुअली तौर पर यदि हम देखें तो संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया है। और अब के.सी. वियर कहते हैं कि ये संविधान सभा के मेंबर कौन लोग थे, इनका निर्वाचन किस प्रकार से हुआ था, किसने इनको चुना था? तो संविधान सभा के लोगों का निर्वाचन जो हुआ था वो प्रांतीय विधानमंडलों ने किया था। प्रांतीय विधानमंडल मतलब जैसे भारत में आज 28 राज्य हैं, सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके सारे के सारे सदस्य मिलकर के यदि इनका निर्वाचन करें तो वो स्थिति है। प्रांतीय विधानमंडल से तात्पर्य सभी राज्यों की विधानसभाओं से है। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन उस समय जितने भी प्रांत थे भारत में, 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में जो विधानसभाएं थी उनकी 11 प्रांतों की, उन प्रांतों की विधानसभाओं के सभी सदस्यों ने मिलकर के और संविधान सभा के लोगों के लिए वोटिंग की थी, निर्वाचन किया था। और फिर संविधान सभा के लोग निर्वाचित हुए और उन्होंने फिर संविधान का निर्माण किया। तो के.सी. वियर कहते हैं कि इसमें भारत की जनता कहाँ है? भाई संविधान सभा के लोगों का निर्वाचन भारत की जनता ने थोड़ी ना किया है। यदि भारत की जनता ने निर्वाचन किया होता तब तो हम मान सकते थे लोक प्रभुता है, क्योंकि जनता की भावना है। लेकिन अब तो संविधान सभा के लोग प्रांतीय विधानमंडल के लोगों ने चुने हैं, तो इसमें जनता की भावना कहाँ हुई? लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चलिए प्रांतीय विधानमंडल के जो लोग थे उनको तो जनता ने चुना होगा और फिर इन्होंने इनको चुन लिया, तो कुछ ना कुछ चलिए अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन जनता की भावना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये तो आज की स्थिति है कि विधानसभा के लोगों का चुनाव हम करते हैं, विधानसभा सदस्यों का चुनाव जनता करती है। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय इन लोगों का चुनाव कैसे होता था? इन प्रांतीय विधानमंडल के लोगों का चुनाव 2 आधारों पर होता था, शिक्षा और आय या संपत्ति। अर्थात इनके चुनाव में, प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचन में वोटिंग देने का अधिकार किसको था? उसका आधार होता शिक्षा, कि यदि आपने इतनी शिक्षा प्राप्त की है तो आप वोट दे सकते हो। आय और संपत्ति ये भी आधार होता कि यदि आपकी वार्षिक आय मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो ये आप वोट दे सकते हो। यदि आपके पास इतनी संपत्ति है तो आप वोट दे सकते हो। इस प्रकार के आधार होते उस समय विधानमंडल के चुनाव में वोटिंग करने के। भाई आज हमारे यहाँ क्या है? आज हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार है, आगे भी बात करेंगे। उसके अनुसार यदि आप 18 वर्ष के हो तो आप वोट दे सकते हो। आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपने कितनी पढ़ाई की है, आप किस रंग के हो, कहाँ से आप आए हो, भारतीय होने चाहिए और 18 वर्ष आपकी उम्र पूर्ण होनी चाहिए, बस। और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप वोट दे सकते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले शिक्षा और संपत्ति के आधार पर आपको वोटिंग राइट थे। पूरे भारत की आप, मैं यदि बताऊं तो 1% जनसंख्या थी जो वोट दे सकती थी उस समय, लगभग 1%। तो पूरे भारत की 1% जनसंख्या के लोगों ने इनको चुना और इन्होंने फिर इनको चुना। तो भारत की जनता इसमें कहाँ है? तो इस कारण से के.सी. वियर कहते हैं कि ये जो है भारतीय संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। अब यदि हम देखें तो के.सी. वियर का ये तर्क गलत है, क्योंकि विद्वानों ने फिर इससे भी अच्छे लॉजिक निकाल लिए कि जो के.सी. वियर कहते हैं कि लोक प्रभुता एक भ्रम है, ये के.सी. वियर का ही भ्रम है। वास्तव में भारतीय संविधान में लोक प्रभुता है, और उसके 2 यहाँ पर हम कारण दे सकते हैं कि हम ऐसा क्यों मान सकते हैं। देखिए, पहला कारण है कि भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ और 1952 में भारत में संविधान के अनुसार पहले आम चुनाव हुए, लोकसभा के, संसद के चुनाव हुए 1952 में सबसे पहले। तो 1952 के आम चुनावों में यदि हम देखें तो लोकसभा के जो सदस्य निर्वाचित हुए वो अधिकांश सदस्य वही थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता के ही प्रतिनिधित्व माने जा सकते हैं, क्योंकि 1952 का जो आम चुनाव था वो जनता ने किया था। उसमें वयस्क मताधिकार हमने लगाया। वयस्क मताधिकार मतलब अभी मैंने आपको बताया
कि 18 वर्ष आपकी उम्र पूर्ण होनी चाहिए और आप वोट दे सकते हो, बस और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ 18 वर्ष आयु आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस चुनाव में पूरे भारत की जनता ने भाग लिया, जो भी वयस्क थे सभी ने इसमें भाग लिया और लोगों का निर्वाचन किया। और अधिकांश लोग, कुछ एक अपवाद को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लोग वही थे इस चुनाव में जीतने वाले जो संविधान सभा के भी सदस्य थे। इसका मतलब संविधान सभा के जो सदस्य थे, हालांकि उस समय उनको जनता ने नहीं चुना, लेकिन फिर भी वो जनता का ही प्रतिनिधित्व माने जा सकते हैं। दूसरा एक कारण हम और दे सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पर शासन व्यवस्था है वो किस तरीके की है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है। हम तानाशाही की बात नहीं करते हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। और लोकतंत्र वही सफल हो सकता है जहां पर लोक प्रभुता की बात हो, अर्थात हमारे संविधान में लोक प्रभुता वास्तव में है। केसीवियर का कथन गलत है। तो ये हमने पहला पॉइंट देखा प्रस्तावना का, जो कि था हम भारत के लोग, और उससे संबंधित लोक प्रभुता का कॉन्सेप्ट देखा। इस पर जो विवाद है वो भी हमने देखा। तो ये है पहला पॉइंट इसमें, लोक प्रभुता। अब दूसरा इसका पॉइंट हम उठाते हैं, जो कि है, जिसमें हम देखते हैं तो भारत का स्वरूप। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माता ये कहना चाहते हैं कि हम भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं। जो 5-6 शब्द उसमें थे, मैंने वो जो 5-6 शब्द लिख रखे थे उसमें यदि आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें कोई भी बीच में कोमा नहीं था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बीच में कहीं भी कोमा नहीं है। कोमा नहीं होने का मतलब ये हुआ कि ये सभी 500 शब्द आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में हैं। इनको अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है, इनको एक साथ माना जाएगा। एक साथ मानने का मतलब कि ये सभी एक साथ एक रूप में अपना अस्तित्व रखते हैं। हम एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। एक को यदि दूसरे से अलग किया जाएगा तो फिर वो भारत का स्वरूप विखंडित हो जाएगा। ठीक है, सभी को एक साथ देखने की जरूरत है। ये मैंने आपको एक बात बताई। दूसरा, इन सभी से ये समझ में आता है कि भारत कैसा होगा। संविधान के माध्यम से संविधान निर्माता क्या चाहते हैं कि भारत कैसा हो। तो वो 5 शब्द इसमें थे। 500 शब्द मैं पहले लिख देता हूं, या लिखे हुए तो थे ही मेरे, मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं डायरेक्ट। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो इसमें जो सबसे पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का मतलब यह है कि भारत देश अपने आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। उस पर किसी भी दूसरे देश का कोई दबाव नहीं है। हमें अपने आंतरिक मामलों में कोई निर्णय लेना है, हमें किसी दूसरे देश से पूछने की जरूरत नहीं है। किसी दूसरे देश का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं हो सकता। किसी बाहरी मामले में हमें कोई निर्णय लेना है, हमारे ऊपर किसी देश का कोई दबाव नहीं होगा। जैसे आंतरिक मामलों की बात करें तो हमें अपने यहाँ किस किस प्रकार के कानून बनाने हैं, हमें ट्रिपल तलाक को बैन करना है या नहीं करना है, इसके लिए हमें अमेरिका से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमें जीएसटी कानून लगाना है या नहीं लगाना है, इसके लिए हमें यूनाइटेड स्टेट्स से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आंतरिक मामले लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित होते हैं, कृषि से संबंधित होते हैं। जो आंतरिक मामले हैं भारत के, उसके लिए हमें किसी भी दूसरे देश से पूछने की जरूरत नहीं है। हम हमारे संबंधित जो बातें हैं उसका निर्णय हम खुद करेंगे। इसी प्रकार से जो बाहरी मामले होते हैं, जैसे कोई देश हमारा मित्र होगा या शत्रु होगा, ये हम पर निर्भर करता है। हम उनसे नहीं, किसी दूसरे देश से इसमें हम कुछ नहीं पूछ सकते, या किसी दूसरे देश का इसमें हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। दूसरा, किसी दूसरे देश के साथ हम कोई समझौता करेंगे या नहीं करेंगे हमारे ऊपर निर्भर है। सारा का सारा हमारा ही निर्णय होगा। किसी दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध होगा या नहीं होगा, सारा हमारे ऊपर निर्भर करेगा। अर्थात किसी भी दूसरे देश का, किसी भी बाहरी देश का भारत पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, ना ही तो आंतरिक मामलों से संबंधित, ना ही बाहरी मामलों से संबंधित। इवन किसी दूसरे देश का क्या, किसी दूसरी संस्था का भी कोई दबाव नहीं होगा। जैसे यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इन सभी का कोई दबाव भारत पर नहीं होगा। ये मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व मतलब अथॉरिटी, स्वामित्व। संपन्न मतलब हमारे पास समावित्व है, स्वामित्व है, और वो भी कैसा, संपूर्ण, आंतरिक बाह्य दोनों मामलों में। तो ये पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इस पर भी थोड़ा सा एक विवाद है। जैसे कि आजकल आपको पता है कि भूमंडलीकरण का दौर है। भूमंडलीकरण का दौर माने तो
भूमंडलीकरण की मैं 2 लाइन में आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ कि भूमंडलीकरण क्या होता है। भूमंडलीकरण मतलब इसकी एक बहुत ही फेमस परिभाषा दी जाती है, समय और दूरी का महत्वहीन हो जाना भूमंडलीकरण है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज कीजिए भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी ज़्यादा दूरी है, हज़ारों किलोमीटर की दूरी है। यदि प्राचीन समय की हम बात करें तो ये दूरी जहाज़ों के द्वारा महीने 2 महीने में पार की जाती, काफ़ी लंबा टाइम लगता वहाँ तक पहुँचने में, 2-2 महीने लग जाते। लेकिन आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, ऐसे ऐसे एरोप्लेन है कि आप कुछ घंटों में अमेरिका पहुँच सकते हो। ठीक है। दूसरा आईटी टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी क्रांति जिसे हम बोलते हैं, वो भी ईमेल्स, टेक्स्ट, कॉलिंग, सारी की सारी सुविधा बहुत है, आप सब जानते हो, इससे सभी परिचित हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत और अमेरिका के बीच में समय का कोई महत्व नहीं रहा। भी पहले जहाँ 2-2 महीने समय लग रहा था, वह अब कुछ घंटों में, या मतलब आईटी की बात करें तो कुछ मिनटों में काम हो रहा है, कुछ सेकंड्स में काम हो रहा है। तो समय का क्या महत्व रहा, कहाँ 2 महीने लग रहा था। दूरी का भी कोई महत्व नहीं रहा, हज़ारों किलोमीटर की दूरी है तो है भाई, क्या है उसमें, फिर हमने तो 2 घंटों में पार कर दी एरोप्लेन के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भूमंडल का संकुचन हो गया। वास्तव में संकुचन नहीं हुआ, लेकिन यदि हम एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो संकुचन हो गया। ये होता है भूमंडलीकरण। तो अब भूमंडलीकरण के दौर में जब सभी देशों के बीच समय और दूरी का महत्व कम हो गया, अर्थात सभी देश एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अंतर संबंध में आ गए, तो ये कहा जाता है कि ऐसे समय में जब सभी देश एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा इंटरलिंकिंग है, इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो ऐसे समय में कोई भी देश, भारत या कोई भी देश, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं हो सकता। ये एक विवाद है जो हम भारत को बोल रहे हैं कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि भूमंडलीकरण का टाइम ही ऐसा टाइम है जब सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे में किसी भी एक देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर हम अपना तर्क दे सकते हैं यहाँ पर कि भारत तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ही है। कैसे? देखिए, चलिए मान सकते हैं कि हम भूमंडलीकरण का दौर है, सभी देश एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि कुछ एक मुद्दे ऐसे उभर कर सामने आए हैं जो कॉमन मुद्दे हैं। वो मुद्दे किसी एक देश से संबंधित नहीं है, सभी देशों का उनमें कॉमन है। जैसे कि पर्यावरण का मुद्दा। अब पर्यावरण का मुद्दा अकेले भारत का मुद्दा नहीं है, अकेले ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा नहीं है, अकेले अमेरिका का मुद्दा नहीं है, पूरे विश्व का मुद्दा है वो। क्योंकि यदि ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में यदि आग लगेगी तो अकेले ऑस्ट्रेलिया का नुकसान थोड़ी ना है, पूरे विश्व के उसमें परिस्थिति का, पूरे विश्व के एनवायरनमेंट का उसमें नुकसान है। भारत में यदि प्रदूषण बढ़ता है तो अकेले भारत का उसमें नुकसान नहीं है, सभी देशों का उसमें नुकसान है। तो पर्यावरण का मुद्दा जो है वो वैश्विक मुद्दा है, कॉमन मुद्दा है सभी देशों का। ऐसे ही आतंकवाद का मुद्दा, पाकिस्तान आतंकवाद को अपने यहाँ पनाह देता है तो वो अकेले पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, सभी देशों का उसमें नुकसान है। ऐसे ही परमाणु बम, परमाणु शस्त्रों का मुद्दा, परमाणु हथियार जो होते हैं, परमाणु हथियार पहले के समय में अमेरिका और रूस, यही 2-3 बड़े बड़े देश जो परमाणु हथियार रखते थे। अब उनकी देखा देख धीरे धीरे जो और मतलब राष्ट्र विकसित होते गए, उन्होंने भी अपने यहाँ परमाणु हथियार रखने शुरू कर दिए। तो अब क्या हुआ, परमाणु हथियार पूरी पृथ्वी के लिए खतरा है, किसी एक देश का इसमें नुकसान थोड़ी ना है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण दिए, पर्यावरण, आतंकवाद, परमाणु हथियार, ये ऐसे मुद्दे हैं जो वैश्विक मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। अब ऐसे मुद्दों में कोई एक देश अपने स्तर पर निर्णय नहीं ले सकता। जैसे पर्यावरण के संबंध में हम ऐसा हमारे यहाँ नहीं बोल सकते कि भारत के सभी पेड़ काट दो भाई। कहने को तो ये हमारा आंतरिक मुद्दा है, हम कह सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो, लेकिन ये मुद्दा पूरे पृथ्वी को प्रभावित करेगा। तो ऐसा यदि हम यहाँ अपने करने लगे तो सारी पृथ्वी आकर के, सारे विश्व के सभी देश आकर के भारत को पकड़ना शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भूमंडलीकरण के दौर में ऐसे कुछ कॉमन मुद्दे उभर कर सामने आए हैं जिन पर वास्तव में भारत या और कोई भी देश अकेले स्तर पर निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी भारत अधिकांश मामलों में हम यही कहेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ही है। दूसरा, एक इसमें तर्क ये दिया जाता है कि भारत ने WTO की सदस्यता है या राष्ट्रमंडल की सदस्यता हमने ले रखी है, ये सारी बातें हैं। तो इसका मतलब कहा यह जाता है कि भारत अब प्रभुत्व संपन्न नहीं है, क्योंकि WTO आर्थिक नीतियां लागू करता है अपने संबंधित देशों में, सदस्य देशों में, वो माननी पड़ती है लगभग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम प्रभुत्व संपन्न नहीं है, क्योंकि हमने उनकी सदस्यता अपने लाभ के हिसाब से एक्सेप्ट की है। उसमें उनके दबाव में आकर के हमने उनकी सदस्यता ग्रहण नहीं की है, हमने अपनी स्वेच्छा से उनकी सदस्यता ग्रहण की है। और हम जब चाहें उनकी सदस्यता छोड़ भी सकते हैं, या उनके निर्णय मानने के लिए भी हम पूरी तरह बाध्य नहीं है। यदि वो हमारे हित में होंगे तभी हम उनके निर्णय मानेंगे। ठीक है, तो ये हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और इससे संबंधित ये भूमंडलीकरण के संदर्भ में एक विवाद। ठीक है, दूसरा हम इसके आगे देखते हैं
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट था समाजवादी। समाजवादी का अर्थ क्या होता है? देखिए, समाजवाद जो है ये एक विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई। वैसे इसको यदि मैं बेसिक शब्दों में आपको बताऊं, 2 लाइन में शुरू में बताऊं, समाजवाद सरकार होने का मतलब क्या है। भारत का स्वरूप हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा पॉइंट है समाजवादी। तो भारत के समाजवादी होने का मतलब ये है, जैसे आप देखिए ना, आपको हमें सभी चीज़ें सरकार उपलब्ध करवा रही है, हॉस्पिटल, स्कूल, रेलवे, ये किसी ने बनाया थोड़ी ना है, सरकार की हैं सारी चीज़ें। तो सभी काम सरकार का हो, सरकार का उत्तरदायित्व होना समाजवाद कहलाता है। सड़कें सरकार बनाती है, ये सारे काम सरकार करती है। तो इसका मतलब हुआ कि सरकार समाजवादी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बेसिक बात बताई, लेकिन वास्तव में थोड़ा डीप यदि हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें तो देखिए, समाजवाद मैंने आपको बताया कि ये एक मार्क्सवादी विचारधारा है, कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत की गई। कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक विद्वान थे, फिलोसोफर थे जर्मनी के। कार्ल मार्क्स ने अपने समय में, अपने मतलब जवानी में, बचपन में गरीबी को बहुत निकटता से देखा था। और कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि समाज में जो गरीबी है, उस गरीबी का कारण क्या है, समाज में गरीबी होने का या लोगों के बीच असमानता होने का। एक तरफ अमीर है, एक तरफ गरीब है, इनके बीच बहुत बड़ी एक खाई है। ये इतनी बड़ी अमीर और गरीब के बीच खाई होने का, गरीबी होने का, असमानता होने का कारण कार्ल मार्क्स किसे मानते थे? पूंजीवाद को मानते थे। अब 2 लाइन में मैं आपको बता देता हूं कि पूंजीवाद क्या होता है, फिर वापस इसी पर आते हैं कार्ल मार्क्स पर। पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि सरकार की जो नीतियां होंगी उनके केंद्र में पूंजी होगी, अर्थात प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा महत्व होगा। मेरे पास बहुत सारी प्राइवेट, मेरी खुद की निजी संपत्ति है और मैं अपनी निजी संपत्ति का उपयोग करके बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करता हूँ, उनसे बहुत सारा लाभ मैं कमा सकता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा लाभ कमा करके अरबपति, करोड़पति, अरबपति बन सकता हूँ। तो वो है पूंजीवाद, उसमें सरकार को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, ये है पूंजीवाद। और ऐसे ही मेरे जैसा कोई और होगा, वो भी बड़ा उद्योगपति बन जाएगा, तो ये बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति हो जाएंगे और एक तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग शोषित वर्ग हो जाएगा, गरीबों का एक वर्ग हो जाएगा, मजदूर वर्ग हो जाएगा, लेबर वर्ग। तो इनमें काफी ज्यादा फिर फर्क रहेगा। ये होती है पूंजीवाद अवधारणा। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि समाज में गरीबी का कारण ये पूंजीवाद ही है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि यदि समाज में आपको गरीबी को समाप्त करना है, असमानता को समाप्त करना है, तो इस पूंजीवाद को हटाना पड़ेगा। और पूंजीवाद कैसे हटेगा? इसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी। वो हिंसात्मक क्रांति भी हो सकती है। फिर जो नई व्यवस्था आएगी उसे इन्होंने समाजवाद नाम दिया। समझ में आया समाजवाद? कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद जो है वो गरीबी का कारण है और पूंजीवाद को आपको हटा करके फेंकना पड़ेगा, तब जाकर के समाज में जो नई व्यवस्था आएगी वो समाजवाद है, उससे समाज में समानता आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा कि इसके लिए आपको क्रांति करनी पड़ेगी और वो क्रांति हिंसात्मक भी हो सकती है। इनका एक काफी फेमस जो स्टेटमेंट है वो भी है कि संपूर्ण विश्व के मजदूरों एक हो जाओ ताकि आप अपनी जो यहाँ गरीबी है उसे दूर कर सको, समाज में व्याप्त असमानता को दूर कर सको। तो भारत का जो, अब इसी को बहुत सारे देशों ने अपना रखा है समाजवाद को, हमने भी समाजवाद शब्द अपने संविधान में डाल दिया। तो क्या भारत भी इसी पक्ष की मतलब पैरवी करता है कि आपको क्रांति करनी चाहिए, वो भी हिंसात्मक? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में इसकी व्याख्या की है कि समाजवाद, जो भारत का जो समाजवाद है वो मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है। हम अलग तरीके के समाजवाद को फॉलो करते हैं, हम हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद की पैरवी करते हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं कि गांधीवादी समाजवाद। गांधीवादी समाजवाद है। इसके अनुसार हम ये कहते हैं कि समाज में यदि आपको समानता लानी है, अमीर और गरीब के बीच जो इतनी बड़ी खाई है उसे दूर करना है, तो इसके लिए सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। इसके लिए हमारे पास सरकार है। सरकार इस प्रकार की समानतावादी नीतियां बनाएंगी कि गरीब लोगों का कल्याण हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर वर्गों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो और अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम हो सके। इस प्रकार की हम नीतियां बनाएंगे, जिसे हमने एक यहाँ पर और शब्द मिलता है, फाबिया समाजवाद।
फाबिया क्या है? फाबिया मतलब ब्रिटेन की एक विचारधारा है। इसके अनुसार ये कहती है कि ठीक है, समाज में जो गरीबी है उसके लिए पूंजीवाद जिम्मेदार है, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक हिंसात्मक क्रांति करनी पड़े। ठीक है, ये पूंजीवाद जो है इसको हटाने के लिए आपको हिंसात्मक क्रांति करने की जरूरत नहीं है। सरकार ऐसी समानतावादी नीतियां बनाए, इस प्रकार की अपनी पॉलिसीज बनाए कि गरीबों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। जैसे हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज बनती है। मनरेगा जो है वो समाजवादी कॉन्सेप्ट की पॉलिसी है। ठीक है, बहुत सारी हमारे यहाँ इस प्रकार की नीतियां बनती है जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। जैसे पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी के समय में जो भी कार्य हुए वो सारे समाजवाद से प्रेरित थे। वो किस प्रकार के समाजवाद थे? लोकतांत्रिक समाजवाद थे। उन्होंने क्रांति नहीं की थी समाज में, हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाया था। बैंकों का जैसे राष्ट्रीयकरण किया तो वो समाजवाद की दिशा में एक कदम था। भूमि सुधार कानून हमारे यहाँ इतने ज्यादा बने तो वो क्या थे? सारे के सारे समाजवाद की दिशा में ही एक कदम थे। उसमें इन्होंने क्रांति नहीं की थी। लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया, गांधीवादी समाजवाद को अपनाया, जिसे फाबिया समाजवाद भी कहते हैं। और यही सुप्रीम कोर्ट ने DS नकारावाद में भी कहा था कि भारत में जो समाजवाद है वो सरकार की समानतावादी नीतियों से संबंधित है। तो ये है समाजवादी विचारधारा भारत के संविधान के संबंध में। तो अभी हमने सबसे पहले देखा संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। उसके बाद हमने भारत के स्वरूप में 2 बातें देखी अभी तक। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी प्रस्तावना अपनी कंटिन्यू रहेगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।